लास्ट क्लास में हमने जिस टॉपिक पर बात करी वो टॉपिक था केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। हम इस टॉपिक पर जो था वो बात कर रहे थे। अब जो कुछ भी पढ़ा जाएगा केमिस्ट्री में वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर जो था वो पढ़ा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर किस तरह एलिमेंट्स को चार अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया, इसको और उनके फिर कैरेक्टर क्या है कि पूरी एक फैमिली जो होगी, पूरा एक ब्लॉक जो होगा, उन सब की प्रॉपर्टी जो था वो लगभग एक जैसी होती है। तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एलिमेंट्स को 4 पार्ट में जो था, 4 ग्रुप में जो था, 4 ब्लॉक में जो था वो डिवाइड कर दिया गया। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एस ऑर्बिटल में एंटर होता है तो उसको एस ब्लॉक कह दिया जाएगा, पी में एंटर होगा पी ब्लॉक कह दिया जाएगा, डी में एंटर होगा उसको डी ब्लॉक कह दिया जाएगा और एफ में एंटर होगा तो उसे ए ब्लॉक एलिमेंट जो था वो कह दिया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक के अंदर जो था, 4 पार्ट के अंदर जो था डिवाइड किया गया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ए ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। ये किसके बेसिस पर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए? जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जब बात करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर होगा उसके बेसिस पर हमने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ए ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें ए ब्लॉक एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डाउन साइड जो है, नीचे की ओर जो आपको दो लाइन हॉरिजॉन्टल रो जो दिखाई देती हैं, आपको जो क्षैतिज रेखाएं जो आपको दिखाई देती हैं, क्षैतिज रो जो दिखाई देते हैं, हॉरिजॉन्टल रो जो दिखाई देते हैं, उन्हीं को केमिस्ट्री के अंदर जो था वो क्या कहा गया? ए ब्लॉक एलिमेंट जो था वो कहा गया। क्यों सेपरेट किया गया? इन सब पे एक एक ब्लॉक पर जब बात करूंगा, इंडिविजुअल एक एक ब्लॉक को जब समझाना शुरू करेंगे। 11th और 12th के सिलेबस में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब आप केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के अंदर आप ब्लॉक वाइज ग्रुप की स्टडी करेंगे। आप फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट सेक्शन में 11th में जब बात करेंगे तो फिर अलग अलग ग्रुप वाइज बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, 13th और 14th। तो 4 ग्रुप की बात करना है और 4 ब्लॉक की बात करना है। 12th में इस 4 ब्लॉक के बाद 13 के बाद जितना कुछ है वो सारा कुछ 12th के अंदर जो था वो पढ़ा जाना है। लिखिएगा on the basis of electronic configuration, on the basis of electronic configuration, on the basis of electronic, on the basis of electronic configuration, on the basis of electronic configuration, on the basis of electronic configuration, electronic configuration, elements are divided या classified, जो भी लिखना हो, elements are classified या elements are divided into four block. First है S block elements, second P block elements, third D block elements, fourth है F block elements, हिंदी में लिखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया। फर्स्ट है एस ब्लॉक तत्व, सेकेंड पी ब्लॉक तत्व, थर्ड डी ब्लॉक तत्व और फोर्थ है ए ब्लॉक तत्व।
एस ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और लास्ट ए ब्लॉक तत्व। तो ये 4 ग्रुप है यहाँ पर केमिस्ट्री में, लेकिन इसमें चारों को अलग अलग आपको स्टडी करना है। एस ब्लॉक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, डी एफ सबकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन उससे पहले एक टर्म और इस्तेमाल की जाती है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, प्रतिनिधि तत्व। लिखिएगा, सेंटर में लिखें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हिंदी में प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स प्रतिनिधि तत्व। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स प्रतिनिधि तत्व। केमिस्ट्री के अंदर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आप स्टडी करते हैं, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करूं, और एस ब्लॉक को एस ब्लॉक कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो था वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाया। तो केमिस्ट्री के अंदर जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट टू सेकंड ग्रुप। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो था वो क्या कहलाया, एस ब्लॉक जो था वो कहलाया। इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो है लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन को अलग से स्टडी किया जाता है, इस पे हम बात कर चुके हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम। सेकंड ग्रुप जो है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये इस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। ये केमिस्ट्री में ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, प्रथम समूह और द्वितीय समूह। अब और पी ब्लॉक की अगर बात करें केमिस्ट्री में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, पी ब्लॉक तत्वों की बात करूं, तो केमिस्ट्री में पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 टू 18th ग्रुप जो था वो होता है। 13th ग्रुप की बात करें तो बोरान से स्टार्ट होता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलीलियम, इंडियम और थेलियम ये प्रेजेंट है। 13 के बाद आप 14 पे आते हैं, तो 14 के अंदर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर ये 13, 14, 15 की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये। फिर 16 पे आए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। 17 की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और S13। और लास्ट उसकी बात करूं तो हीलियम, नियॉन, 18, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिनॉन और रेडॉन। ये था यहाँ पर। अब केमिस्ट्री में एस ब्लॉक को पी ब्लॉक, एस को एस कहा गया, पी को पी कहा गया। लेकिन अगर कलेक्टिवली मैं कोई नाम देना चाहता हूं कि मैं एस ब्लॉक को एस ब्लॉक नहीं कहना चाहता, मैं पी ब्लॉक को पी ब्लॉक नहीं कहना चाहता, कलेक्टिवली संयुक्त रूप से इनको कोई एक नाम से पुकारना चाहता हूं, तो केमिस्ट्री में कलेक्टिवली दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो इनको क्या कहा जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो था वो कहा जाएगा। तो केमिस्ट्री में जब आपसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात की जाती है, प्रतिनिधि तत्वों की बात की जाती है, तो आप समझ जाइए कि सामने वाला कलेक्टिवली एसओपी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा है, वो संयुक्त रूप से एसओपी ब्लॉक को जो था वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो केमिस्ट्री में एसओपी ब्लॉक को संयुक्त रूप से, केमिस्ट्री में एसओपी ब्लॉक को कलेक्टिवली जो था वो हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो था वो कहते हैं। अब रीजन अगर समझने की कोशिश करें कि इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व जो था वो क्यों कहा जाता है, आप भी ये वर्ड बार बार रियल लाइफ में यूज करते हैं। आप अपने क्लास मॉनिटर के लिए क्या कहते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो आपका जो लीडर है, आपकी क्लास का जो लीडर है, आपका जो लीडर है वो क्या कहलाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो था वो कहलाता है। कक्षा प्रतिनिधि, हिंदी के अंदर कहते हैं उसको कक्षा प्रतिनिधि, इंग्लिश के अंदर कहते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपने देखा हो अगर स्कूल्स के अंदर, कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो कक्षा प्रतिनिधि जो मॉनिटर जो है, वो किस तरह से जो था वो नॉमिनेट हुआ, किस तरह से उसको जो था वो नॉमिनेट किया गया। अगर इस बात पर हम बात करें तो 2-3 प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं स्कूल में। एक, जिसके परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होते हैं उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है क्लास मॉनिटर के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, कक्षा प्रतिनिधि के लिए। ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होना है ना, जिसके ज्यादा परसेंटेज थे उसको नॉमिनेट नहीं किया गया, जिसके क्या है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब यूनिक होना, हाईएस्ट होना मतलब अकेला होना है ना, इसका मतलब वो यूनिक है।
उसमें वो कैरेक्टर है जो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के अंदर नहीं है, उसका वो परसेंटेज हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो था वो रिप्रेजेंट किया गया। मतलब उसका ये हाईएस्ट परसेंटेज एक तरह का एबनॉर्मल कैरेक्टर है, एक तरह का असामान्य बात है, सामान्य बात जो हर दूसरे के अंदर मिल जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन हर एक के अंदर पाई जाती है तो वो रद्दी की टोकरी जैसी हो गई वहां पर कि उसको कचरे के डिब्बे के अंदर फेंका हुआ अच्छी क्वालिटी को, उससे कुछ भी भला जो था वो नहीं होने वाला। यूनिक होना चाहिए, एबनॉर्मल होना चाहिए, असामान्य बात होना चाहिए। तो उस बच्चे के अंदर उस परसेंटेज का हाईएस्ट होना, उसका वो एबनॉर्मल कैरेक्टर था, उसका वो असामान्य बात था, इसीलिए वो आपका लीडर बन गया। और कभी कभी ऐसा नहीं होता तो कब बनता है आपका रिप्रेजेंटेटिव? आपको वोटिंग करा दी जाती है, कई बार उसको सबसे ज्यादा परसेंटेज मिलते हैं, सबसे ज्यादा वोट अगर मिलते हैं आप उसको, तो वो इस बात को बताता है कि वो क्लास के अंदर सबसे फेमस बंदा है, लोगों का जो था वो सबसे ज्यादा जो था वो करीबी है बाकी स्टूडेंट्स का, यहाँ पर वो उसका सबसे ज्यादा वोट मिलना ये बताता है कि वो सबसे ज्यादा फेमस है क्लास के अंदर जो था। इसका मतलब ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये भी उसका एक यूनिक कैरेक्टर है, ये भी एक इसका एक नॉर्मल कैरेक्टर है। मतलब जिसने उसको क्या बना दिया, लीडर जो था, प्रतिनिधि जो था वो आपको बना दिया। या कभी कभी चोर के हाथ में चाबी दे दी जाती है कि जो सबसे बर्बाद, जो सबसे बेकार बंदा है क्लास का, उसको जो था वो मॉनिटर, क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है, सबसे बेकार को बनाया जाता है, सबसे बदमाश को जो था वो बना दिया जाता है कि ये क्लास मॉनिटर है। लेकिन उसका वो सबसे खराब होना, वो सबसे बदमाश होना, सबसे शरारती होना ही जो था वो उसकी यूनिक कैरेक्टर है उसका। वहां पर सब जैसे बेकार नहीं है, सबूत जैसे खराब नहीं है, सबूत जैसे जो था बदतमीज नहीं है ना, इसलिए उसको जो था वो क्या बना दिया गया। कहने का मतलब अच्छा कैरेक्टर हो या खराब कैरेक्टर हो, काम का तभी है जब वो क्या है, यूनिक। लीडर तो वही बनाएगी जो यूनिक बात होगी आपको। तो आप किसी भी फील्ड में यूनिक तभी बन सकते हैं जब आपके पास कोई एबनॉर्मल कैरेक्टर होगा, जब आपके पास कोई असामान्य बात होगी केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के आपकी रियल लाइफ के अंदर। तो आप किसी भी फील्ड के लीडर तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर कोई एबनॉर्मल कैरेक्टर होगा, जब कोई असामान्य बात होगी, वो बात होगी जो बाकी किसी और के अंदर नहीं मिलती। तब आप अपने ग्रुप के, अपनी फील्ड के, अपनी क्लास के, कहीं के भी क्या बन सकते हैं, लीडर जो था वो बन सकते हैं। तो अब ये तो समझ में आया कि लीडर बनने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल कैरेक्टर, कुछ ना कुछ असामान्य बात जो था वो होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इसलिए कहा गया क्योंकि केमिस्ट्री में एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, इनके अंदर जितने ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एबनॉर्मली एक्ट करता है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो असामान्य व्यवहार दर्शाता है। मतलब लिथियम के अंदर वो कैरेक्टर होगा जो उसके फैमिली मेंबर में किसी के पास नहीं होगा। मतलब लिथियम में कुछ खास बातें ऐसी होंगी, लिथियम में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो ना मैग्नीशियम सोडियम में होंगी, ना पोटेशियम, ना रूबेडियम, ना सीजियम, ना फ्रांसियम। तो वो एबनॉर्मली एक्ट करता है, उसमें एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें असामान्य गुण है, और इस असामान्य गुण के कारण लिथियम अपनी फैमिली का, अपने ग्रुप का जो था वो मुखिया बन गया, लीडर बन गया, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ग्रुप को, इसलिए इसको कह दिया गया रिप्रेजेंट। हर एक के अंदर यही बात, जो बात लिथियम में वही बात बेरिलियम। बेरिलियम अपने ग्रुप का लीडर है क्योंकि उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर है, एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, असामान्य गुण है। वही बात बोरान में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, इस पर ये बात अप्लाई। केमिस्ट्री में जो भी पीरियोडिसिटी आप पढ़ते हो, जो कुछ भी आवृत्ति गुण आप जो पढ़ते हो, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो, वो अप्लाई नहीं होती किस पर, 18 ग्रुप पर, क्योंकि वो इनर्ट गैसेस हैं केमिस्ट्री में। तो सब जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सब के सब एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसलिए अपने अपने ग्रुप के लीडर है, और अपने अपने ग्रुप के लीडर होने के कारण अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए कलेक्टिवली इनको मिलाकर हमने क्या कह दिया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कह दिया। आगे बात समझे, बात को खत्म करो तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों है, क्योंकि किन ग्रुप के सारे के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एबनॉर्मली एक्ट करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कलेक्टिवली इनको क्या कहा गया। लिखिएगा क्या इंग्लिश में लिखे पहले, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 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 in modern periodic table, elements of S and P block, elements of S and P block, elements of S and P block, elements of S and P block,
elements of S and P block are collectively called as representative elements 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 because first element of this group has abnormal characteristics due to this first element of each group represent the group आगे साथ में रीजन समझ गए। हिंदी में लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के एस एवं पी ब्लॉक तत्वों आधुनिक आवर्त सारणी के एस एवं पी ब्लॉक तत्वों को संयुक्त रूप से आधुनिक आवर्त सारणी के एस एवं पी ब्लॉक तत्वों को संयुक्त रूप से आधुनिक आवर्त सारणी के एस एवं पी ब्लॉक तत्वों को संयुक्त रूप से प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। 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 संयुक्त रूप से प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है क्योंकि एस एवं पी ब्लॉक समूह का प्रथम तत्व अपने विशेष एवं असामान्य गुणों के कारण अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि एस एवं पी ब्लॉक समूह का प्रथम तत्व अपने विशेष एवं असामान्य गुणों के कारण अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अपने विशेष एवं असामान्य गुणों के कारण अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो समझ गए, एबनॉर्मल और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेष और असामान्य गुण हैं, इसलिए वो अपनी अपनी फैमिली का लीडर है और कलेक्टिवली हर तत्व अपने ग्रुप का अपनी फैमिली का लीडर था। इसलिए हमने सबको मिलाकर क्या कह दिया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, प्रतिनिधि तत्व जो था वो कहा गया। रीजन समझ में आ गया। अब ब्लॉक वाइज प्रॉपर्टीज को देख लें। लिखिएगा सेंट्रम लिखें एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक तत्व। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टू ग्रुप है। एक ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप, या था फर्स्ट ग्रुप, और दूसरा क्या था सेकेंड ग्रुप। तो केमिस्ट्री में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो है उनको कलेक्टिवली फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा गया, एस ब्लॉक एलिमेंट जो था वो कहा गया। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 यही था। इसका फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 1s2 यही था। इसके बाद लिथियम के बाद यहाँ पर सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2 यही था।
केमिस्ट्री में ये तो दो लिखे मैंने केवल, अगर फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट्स की आप बात करोगे तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर हो रहा है, एस ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो रहा है। इसी तरह सेकंड ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इंटर हो रहा है, इसलिए कलेक्टिवली इनको क्या कहा गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। प्रॉपर्टीज पे बात नहीं कर रहा अभी, क्यों कहा गया उस पर बात कर रहा हूं। तो केमिस्ट्री में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर होता है, एस ऑर्बिटल के अंदर जो था वो इंटर होता है। लिखिएगा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 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 in modern periodic table, elements of first and second group, 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 elements of first and second group are collectively called as 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 S block elements are collectively called as S block elements are collectively called as S block elements, S block elements because last electron of these 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 because last electron of these element because last electron of these element is entered in s orbital is entered in s orbital is entered in s orbital is entered in s orbital। क्यों कहा, ये तो ये रीजन बता रहा था। ना हिंदी में लिखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम एवं द्वितीय समूह, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम एवं द्वितीय समूह, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम एवं द्वितीय समूह, प्रथम एवं द्वितीय समूह, प्रथम एवं द्वितीय समूह, प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों, प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों, प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों, प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को संयुक्त रूप से, प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को संयुक्त रूप से, प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को संयुक्त रूप से एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है, संयुक्त रूप से एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है, संयुक्त रूप से एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है, संयुक्त रूप से एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। क्योंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्योंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है, क्योंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है, क्योंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 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 प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हिंदी में एस ब्लॉक तत्वों के विभिन्न गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक तत्वों के विभिन्न गुण। देखा ना, अब केमिस्ट्री में किसी भी ग्रुप की, किसी भी ब्लॉक की अगर प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है या केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करती हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों पर, ये डिपेंड करती हैं अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर कि कोई भी तत्व केमिकली किस तरह से एक्ट करेगा, कोई भी तत्व रासायनिक रूप से किस तरह का व्यवहार करेगा, उसका केमिकल बिहेवियर क्या रहने वाला है, केमिकली वो किस तरह से एक्ट करने वाला है, क्या प्रोडक्ट बनाने वाला है, क्या रिएक्शन शो करने वाला है, जो भी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ये सब कुछ डिपेंड करती हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों पर, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर, जिनको आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो था वो कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर एक पैटर्न डिसाइड किया गया, केमिस्ट्री के अंदर एक ट्रेंड जो था वो डिसाइड किया गया कि एक काम किया जाए कि अगर केमिस्ट्री में सारे इलेक्ट्रॉनों की इंपॉर्टेंस नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉनों की इंपॉर्टेंस नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन महत्वपूर्ण नहीं है, किस इलेक्ट्रॉनों की इंपॉर्टेंस, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी इंपॉर्टेंस है।
तो उन्होंने कहा कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको उतनी हेल्प नहीं करेगा जितनी हेल्प करेगा लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। तो केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को बताने के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको कहा जाता है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हर एक के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रुप वाइज जो था वो डिसाइड किया गया। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दिया जाता है कि इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये याद कर लो। मैं सिंपल सा भी बता देता हूँ, एक का डिसाइड करोगे बाकी सब अपने आप जो था वो बन जाएगा। तो हर ग्रुप का क्या होता है, एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताता है कि इस ग्रुप में, इस परिवार में, इस फैमिली में जितने तत्व हैं उनके आउटर शेल में, उनके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस बात को जो था वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट ग्रुप है, देखो उसके अंदर ऑर्बिट क्या होता है, ये नंबर है ना, तो ये क्या है, ऑर्बिट क्या है, सेकंड। यहाँ पर क्या, थर्ड, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अब जब आप लिखोगे इसमें आएगा 4s1, पोटेशियम के बाद लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम। आप किसी में भी लिखो, इसमें आ जाएगा फिर 5s1, इसमें आ जाएगा 6s1 और इसमें 7s1। तो देखो सब में एक जैसे है, s1 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 s1, केवल क्या चेंज है, ऑर्बिट। जो चेंज हो रहा है उसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको n से। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कि फर्स्ट ग्रुप का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आप क्या कहोगे, n। जो चेंज हो रहा था उसको n से बता दिया, और सब में s1 तो कॉमन है तो हो गया ns1। तो आपसे कहा जाएगा जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इज ns1। तो आपको हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इमीडिएटली केवल एक बात पता है कि फर्स्ट ग्रुप का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1। मतलब आपको ये देख के ही पता चल गया कि इसके लास्ट ऑर्बिट में, इसके अंतिम कक्ष में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंस किसकी, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों की, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए क्या दिया गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ तो किसका, फर्स्ट ग्रुप का होगा ns1। इसमें 2s2, इसमें 3s2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, किसी का भी लिखा जाए, ये हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगा 5s2। आप लिख कर देख रहे हैं, कई बार लिख चुका हूं। अब 7s2, नंबर चेंज हो रहा है, जो नंबर चेंज हो रहा है उसको किससे बता दूं, n से, और क्या हो जाएगा ns2। इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns1, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का, अच्छा दोनों को मिलाकर बोल दो, एस ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो देखो सब में कॉमन क्या है, ns, या तो 1 होगा या 2 होगा। तो कलेक्टिवली जब लिखूंगा तो लिखूंगा ns122, ये लिख सकते हैं ना, ns122, या तो 1 होगा या 2। लेकिन ये मदद नहीं देगा जिससे सीख सके, वो मैं अलग अलग लिखाता हूँ, फर्स्ट ग्रुप का ns1 और सेकंड ग्रुप का। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई उसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें पता चला एस ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है उसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 और सेकंड का, देखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ऑफ फर्स्ट ग्रुप, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ first group is ns1, while journal electronic configuration, of second group, while journal electronic configuration of second group is ns2, while journal electronic configuration of second group is ns2। प्रथम समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 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 प्रथम समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1, जबकि द्वितीय समूह का ns2 होता है, 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 जबकि द्वितीय समूह का ns2 होता है। या गए समझ में,
अब सेकंड कैरेक्टर पर बात करूं कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली फिर एक नया नाम दिया गया और इनको कहा गया एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु। तो प्रथम समूह के जो तत्व हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनको क्या कहा गया? एल्कली मेटल जो था वो कहा गया। और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जो द्वितीय समूह के तत्व हैं, उनको कहा गया एल्कलाइन अर्थ मेटल, उनको कहा गया एल्कलाइन अर्थ मेटल, हिंदी में क्षारीय मृदा धातु। तो इनको कहा गया क्षारीय मृदा धातु। क्यों कहा गया उसका रीजन समझ लें आप। केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं ये बहुत रिएक्टिव हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। फर्स्ट और सेकंड दोनों के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। इतने रिएक्टिव हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में इन्हें खुला रखा जाए तो ये इमीडिएटली रैपिडली एयर के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं? एयर के साथ में जो था वो रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उसमें से कोई एक आध एलिमेंट बताऊं तो क्या है? सोडियम। ये किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं? एयर। एयर मतलब O2। जितने भी एटॉमिक गैसेस होती हैं, जितनी भी गैस होती हैं, सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती हैं, आणविक रूप में मिलती हैं। इस नेचर में, इस प्रकृति में ऑक्सीजन O2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में, हाइड्रोजन H2 के रूप में। तो हमेशा गैसेस जो होती हैं, इनर्ट को छोड़ दें, अक्रिय को छोड़ दें, तो सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो किस फॉर्म में मिलेंगी? O2 के फॉर्म में मिलेंगी। जब केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस अटेम्प्ट की जाती है तो क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, ये इस रिएक्शन से कुछ भी उसका वास्ता ही नहीं है एक्चुअल में, है ना। जब रिएक्शन हो रही है मतलब कोलाइड कर रहा है, जब रिएक्शन हो रही है मतलब आपस में योग कर रहा है, रिएक्शन हो रही है, एडिशन हो रहा है, कोलाइड कर रहा है। अब कोलाइड करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है तो रिएक्शन करने का पैटर्न जो था वो एक अलग होता है। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां ढूंढने की कोशिश ना करें। टीचर जो था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या स्टूडेंट जो था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा वो यहाँ पर ढूंढता है। ये नॉनसेंस है केमिस्ट्री का, ये नॉनसेंस है। नॉनसेंस है क्या? है ना, सिंपल सी बात होती है। जैसे सिंपल सी बात कि रिएक्शन करने में आज जिसको देखो वहां पर जब पढ़ाता है या टीचर्स, जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन होती है, ए रिएक्ट विथ बी, ए ने अभिक्रिया करी किसके साथ? बी, और क्या बना? ए बी। तो वो बार बार याद करता है कि ए रिएक्ट करता है बी के साथ, ए रिएक्ट करता है बी के साथ, ए रिएक्ट विथ बी, ए रिएक्ट विथ बी, ए रिएक्ट। बनाना क्या है? ए बी। मुझे भी किचन में क्या बनाना था? चाय। कितनी बनाना था? 1 कप। क्या बनाना थी? 1 कप चाय जो था वो बनाना था। तब उसकी तैयारी करूं, अब उसकी तैयारी करूं, 1 कप क्या बनाना था? चाय बनाना था। अब मैं उसकी क्या करूं? तैयारी करूं। तो क्या दही मही इकट्ठा करूं? तो क्या इकट्ठा करूं? मिल्क ले लूं, टी लीफ ले लूं, चाय की पत्ती ले लूं, पानी ले लूं। दही तो इकट्ठा नहीं जाऊं कि दही ढूंढ रहा हूं यहाँ पर। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? नॉनसेंस है कि नहीं? है ना। नॉनसेंस क्या है कि हमको जब टीचर एक्सप्लेन करता है रिएक्शन में तो वो ऐसे फोकस्ड होकर रिएक्शन बताता है कि ए ने रिएक्ट करी तो अब ऐसा ऐसा करने पर ये बन जाएगा। अरे नालायक, लैब के अंदर जब कदम रखा था ना तो तब पता था कि क्या बनेगा। क्या ऐसा होता है? इसको मिला दो, इसको मिला दो, देखते हैं क्या बनेगा। मम्मी ऐसे करती है क्या कि आज इस को मिला दो, देखते हैं आज क्या बनेगा। उन्हें पता है किचन में आज क्या बनाना है। और जब उन्हें पता है कि क्या बनाना है तभी तो उसके हिसाब से क्या होगी? प्रिपरेशन होगी, तब तो उसके हिसाब से तैयारी होगी। तो एक सबसे बड़ा नॉनसेंस केमिस्ट्री के अंदर कि वो समझदारी ऐसे दिखाता है कि अब ये क्रिया करेंगे ये बनेगा। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा जा रहा है तो 100% आपको पहले से पता है कि क्या बना रहा है। आप वहां पर कोई नया एक्सपेरिमेंट कौन करने जा रहे हैं कि ये मिला दो अचानक क्या बनता है, देखते हैं, बच गए तो देख लेंगे क्या बचा, जिंदा रहे तो बचेंगे तो देख लेंगे कि क्या बना। ये तो नहीं करते ना कुछ। तो वही बता रहा हूँ। लेकिन ये प्रिपरेशन में सब में एक अलग लॉजिक होता है ना। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में रिएक्शन करा रहा था तो कुछ अलग लॉजिक देता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन में बताऊं तो सिंपल सा है कि जिसको आप पता है आपको कि क्या बनना है। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे हाइड्राइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे नाइट्राइड बनेगा, सल्फर के साथ रिएक्ट करोगे सल्फाइड। एक जैसी टर्मोलॉजी है, एक जैसी टर्मोलॉजी है। तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, नाइट्रोजन के नाइट्राइड। अब उस फार्मूले को उस रिएक्शन इनऑर्गेनिक का बता रहा हूं, ये बार बार कह रहा हूं, है ना। ऑर्गेनिक में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, 12th में जब पढ़ा रहा होता हूं बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन से ऑक्साइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड। अब वो प्रोडक्ट क्या बनेगा वहां पर ढूंढने की कोशिश मत करो। ये डिसाइड करेगी वैलेंसी, ये डिसाइड करेगी कितनी क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी, इससे रिएक्शन डिसाइड नहीं होगी। सिंपल सी है कि जो जो एलिमेंट्स आपस में आप रिएक्ट कराना चाहते हो उनकी बैलेंसी बताओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था। अभी आपको मालूम है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। इस सब के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन?
सबके सब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी है सबको पता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 826, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब वैलेंसी कितनी है 2। तो हमें पता चल गया सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब इन वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस अप्लाई कर दो, इन वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस अप्लाई कर दो, पहले की वैलेंसी दूसरे पर और दूसरे की वैलेंसी पहले पर, बस रिएक्शन जो था हो जाए। मतलब उधर ढूंढने की कोशिश नहीं करो, कुछ ऐसा नहीं है वहां पर बेवजह हम ढूंढते हैं। फिर बार बार कह रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब बना सोडियम ऑक्साइड, ये NaO, यही मिलना है नहीं को, इन दोनों को मिला यही मिले। अब क्या सूत्र क्या होगा, फार्मूला, ये कौन डिसाइड करेगा, वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, वो किस, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है ना, 826 है ना, तो कितनी थी 2, तो किस पे काम करेगी Na, सोडियम पे। और सोडियम की वैलेंसी क्या 1 किस पे काम करेगा, तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो गया Na2, ये बन गया। बाद में बैलेंस जो था वो कर दें, बाद में रिएक्शन को क्या कर दें, बैलेंस कर दें, बाद में रिएक्शन को जो था वो बैलेंस कर दें। अब देखें सोडियम कितना है यहाँ पर 2 है ना। बैलेंस करने भी बहुत सारे रूल सिखाया आपको, लेफ्ट राइट साइड का आपने 10th में आपने पढ़ा, टीचर ने बहुत सारा 3 चार्ट बनाकर। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखना, बैलेंस का कोई रूल मूल। खरीद सामान वामान खरीदने जाते हो, आपकी बार सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट, जाते हो ना, है ना। आपकी बार मान लो पपाया, वाटरमेलन, तरबूज खरीदने जाते हैं, तो मेंटली आप गए, जैसे अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे तो कोई बताएगा नहीं कि कितना लाना है, 1 kg लाना है 2 kg, मेरी मर्जी है। आप जाते हो तो कई बार पेरेंट्स थोड़ा सा सजेस्ट कर देते हैं कि 1 kg वाला पीस लाना है, 2 kg वाला लाना है, थोड़ा सा आपको आपकी उम्र देखकर जो था वो सजेस्ट कर दिया। मान लो आप लोग ही गए, आप लोग गए तो आपको मेंटली प्रिपेयर कर कर भेजा कि वो जो तरबूज है, वो वाटरमेलन जो है वो 1 kg का लाना है। आप गए उस पर जहां पर वो सेल कर रहा था, उस पर गए, आपने अपनी शार्प नजर जो था वो दौड़ाई, है ना, क्योंकि मम्मी ने कह के भेजा कि 1 किलो वाला लाना बेटा, है ना, तो वो 1 kg वाला आपने नजर दौड़ाई आपने उस पर, तो आपने एक अंदाज से लगा कि ये होगा, और आपका नहीं चला दिमाग, तो आप सामने वाले से कह दोगे कि 1 पीस के 1 kg वाला। अब उसके पास भी तो कोई मैजिकल रॉड है नहीं कि वो ढूंढ कर देख कर बता देगा कि ये 1 kg, वो भी अंदाज ही लगाएगा। तो उसने एक पीस उठाया, अब 20 ये समझ लेना कि आप ये करने आते हो तो आपको बैलेंस करना आता है। उसने 1 पीस उठाया, आपने कितना मांगा था 1 kg, उसने वेइंग मशीन के ऊपर, तराजू के ऊपर, तुला के ऊपर, वेइंग मशीन के ऊपर उसको जो था वो रख दिया। अब जो था वो थोड़ा सा ज्यादा था, आपने मांगा कितना था 1 kg, वो था 1 kg 20 ग्राम, वो था 1 किलो 20 ग्राम, आपको तो कितना चाहिए था, तो क्या करेगा, काट देगा कितना, तो उसको सब कुछ बंद करना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए। वो बेचने लायक नहीं है, उसको बेचना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा करता आपके कहने के अनुसार कि 20 ग्राम ज्यादा है, 20 ग्राम काट दो, तो जब वो घर जा रहा होता तो टुकड़े पड़े होते उसके ठेले के ऊपर जो था, कोई इतना टुकड़ा पड़ा होता, मतलब बेचा कम होता, वो कटे हुए पीस जो था वो ज्यादा पड़े हुए थे, मतलब उसको बेचना नहीं आता। अगर ऐसा करेगा ईमानदार, वो क्या करेगा, जहां कम था वेट, मतलब 1 kg 20 ग्राम जो था, उस 20 ग्राम को कट नहीं करेगा, बल्कि वेट बढ़ा देगा कितना, मतलब जहां कम था वजन, जहां वेट कम था, वहां पर उस वेट को क्या कर देगा। यही होता है कि नहीं, बस यही तो होता है, यही कैलकुलेशन है, यही में केमिस्ट्री कहती है। केमिस्ट्री कहती है कि जब बैलेंस करो तो देखो कि जहां पर क्या है कम, उसी को बढ़ा दो, जो बढ़ाओगे, जो बड़ा अधिक है उसको क्या ना करो कम, उसको बराबर करने की कम मत करो। क्या कहीं पर लिखा कि कम नहीं करो, अरे कर सकते हैं, करो, कोई मना ही नहीं है केमिस्ट्री में। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं कर सकते, वो तो 20 ग्राम है उसकी मर्जी, आप अटक जाओगे तो 20 ग्राम काट के भी दे देगा, अगर आपको लगेगा उसको कि 10 का 20 में दे रहा है आपको, तो काट देगा, क्या फर्क पड़ रहा है 20 ग्राम काटने, है ना। तो समझ रहे ना, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो केमिस्ट्री में भी ऐसा फिक्स नहीं है कि ज्यादा को कम नहीं कर सकते, लेकिन मुश्किल में आओगे, ज्यादा मुश्किल आओगे, तो हमेशा केमिस्ट्री में क्या करो, कम को अधिक करो। अब अधिक करने का एक ही तरीका है केमिस्ट्री में, इनटू, ना प्लस होता ना माइनस होता, केवल क्या होता इनटू, प्लस माइनस से कम और ज्यादा नहीं होता, वो कम करने का एक ही तरह डिवाइड। तो केमिस्ट्री में बैलेंस होती है रिएक्शन या तो इनटू कर कर या डिवाइड कर कर, प्लस और माइनस का कोई वास्ता नहीं है। अच्छा ये देखिएगा, इस रिएक्शन को क्या करना था, बैलेंस करना था। अब इसको जब बैलेंस करना था तो सोडियम, ये तो बन गया फार्मूला, ये कैसे बना समझ में आया ना। तो एक फर्स्ट की वैलेंसी और सेकंड की वैलेंसी, और अगर दोनों की वैलेंसी सेम हो तो दोनों पर नहीं लिखा जाता, दोनों की वैलेंसी हो तो इग्नोर कर दी जाती है वैलेंसी, दोनों पर
नहीं लिखा जाएगा, है ना। तभी तो अलग अलग चीज तो लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पर सोडियम कितना 2, यहाँ पर कितना 1। चेंज कहाँ पर करूँ, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। ऑप्शन यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर ऑप्शन कितना 1। तो कहाँ बढ़ाऊं, लेफ्ट या राइट? राइट। ये बढ़ाया ऑक्सीजन, ये कितना हो गया 2। सोडियम कितना हो गया 4। तो कहाँ बढ़ाऊं, लेफ्ट राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। ये 4 से इंटू कर दिया, ये 4 सोडियम, ये 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2, या ऑप्शन 2 क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। मैं रिएक्शन नहीं समझा रहा था, मैं तो क्या समझा रहा था कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा गया, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट नाम वो रीजन समझा रहा था ना। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा गया, एल्कली मेटल जो था वो कहा गया, एल्कली मेटल, हिंदी में क्षारीय धातु कहा गया। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH1। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। और सबको एक ही काम करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबल होना है। तो क्या कोई 7 देगा इनको, नहीं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हो। केमिस्ट्री में जो कोई डोनेट करता है, इवन वो मेटल नहीं है तब भी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मेटलिक कैरेक्टर आ जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन कभी कभी गलती से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। एक क्वेश्चन बनता है 12th के अंदर, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर, कि ये जो आयोडीन है इस पे एक मेटलिक क्लस्टर मिलता है, इस पर एक धात्विक चमक जो था वो पाई जाती है। चमक तो किसमें होती है, मेटल्स के अंदर पाई जाती है। तो हमसे पूछते हैं कि ये तो नॉन मेटल था, फिर इस पर ये मेटलिक क्लस्टर जो है वो कहां से है, इस पर ये धात्विक चमक जो है वो कहां से है। तब हम उनको कहते हैं कि आयोडीन कभी कभी क्या बना देता है, केटायन बना देता है, कभी कभी पॉजिटिव आयन बना देता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है, इसलिए मेटलिक क्लस्टर, इसलिए कभी कभी इस पर ये जो था वो धात्विक चमक पाई जाती है। क्या कहना कह रहा हूं मैं, वो याद रखना अपना, चीजों को शॉर्ट आउट कर कर पकड़ा करो चीजों को। तो क्या कहा कि मेटल्स कौन होता है, मेटलिक कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। और इन सब के आउटर शेल में फर्स्ट ग्रुप के 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डोनेट करते हैं इसलिए मेटलिक है। अब केवल क्या समझा दूं, एल्कलाइन नेचर, केवल क्षारीय शब्द समझा दूं, क्यों, तो जितने मेटल थे है ना, सब के सब रिएक्टिव थे, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड बना दिया, धातु का ऑक्साइड बना दिया। इस मेटलिक ऑक्साइड को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जल के अंदर घोलते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो जब किसमें घोलते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। केमिस्ट्री में वाटर के साथ के रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। वाटर के साथ के रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं ना, अभी रिएक्शन नहीं पढ़ रहा, लेकिन यही चीजों से होती है रिएक्शन। तो हो रहा है, तो वाटर के साथ रिएक्शन को क्या कहा, हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन। तो जब केमिस्ट्री में वाटर के साथ किसी को रिएक्शन कराते हैं तो क्या कहलाया, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। इस जल अपघटन में करते क्या है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप। मतलब जब आपसे हाइड्रोलिसिस कहा गया, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कर लो, वाटर के साथ रिएक्ट कर लो। अब करना क्या है उसमें, चेंज करने का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जुड़ना। कि मतलब केमिकली उसमें क्या चेंज करोगे, तो केमिकली चेंज ये करोगे कि जिसका हाइड्रोलिसिस करने को कहा गया, जिसका जल अपघटन करने को कहा गया, उसमें क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, तो वो कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। अब आइंदा कभी भी पूरी केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस करने को कहा जाए, जल अपघटन करने को कहा जाए, आपको ध्यान क्या रखना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH समूह का क्या होना, जुड़ना। और OH की वैलेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वैलेंसी 1। अब रिएक्शन में ये तो टेक्निकल टर्म समझा रहा था, सोचने का तरीका समझा रहा था कि क्या अप्रोच है। अब रिएक्शन करता हूँ, सोडियम, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ हमेशा केमिस्ट्री पढ़ाते टाइम, कि जो भी ये कहते हैं कि केमिस्ट्री को, जहां पर भी आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक बात कही जाती है कि चीजों को रट लिया जाए, चीजों को याद जो था वो कर लिया जाए। मैं हमेशा से 2 बातें कहता हूं कि केमिस्ट्री आपको तब प्रॉपर तरीके से समझती है जब सुनाई वो देता है जो बोला नहीं गया, और दिखाई वो देता है जो लिखा नहीं गया। यही होता है केमिस्ट्री के अंदर, इसलिए ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है दुनिया की, है ना। इसलिए कहते हैं कि आधी चीजें बस रट लो, कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। आप जो भी था कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना, बताऊंगा भी आपको इस तरह। तो इन्हें तो यहाँ पर तो केमिस्ट्री के अंदर, हाँ, ये रिएक्शन करूं, टेक्निकल टर्म तो बता दी कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसा था, जिस तरीका सोचना हो आपको। हाइड्रोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब क्या जोड़ दें, OH जोड़ दें। अब आप तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, कैसे सोच लेते हैं कि आप OH जोड़ना तो कैसे जोड़ना। अब OH की वैलेंसी क्या बताई, अच्छा, सोडियम की वैलेंसी भी क्या, तो क्या कहा था कि जब दोनों की वैलेंसी सेम हो तो इग्नोर करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ये एक टेक्निकल टर्म हो गई। अच्छा, ऐसे के साथ रिएक्शन करा रहा होता जिसकी वैलेंसी 2 होती, जिसकी वैलेंसी
टू होती। मैं कहता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, फार्मूले भी अपने आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको मैग्नीशियम सुनाई दिया, आपको हाइड्रोक्साइड सुनाई दिया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वैलेंसी, अगर बस यहाँ पर Na की जगह मैग्नीशियम होता, यहाँ पर मैग्नीशियम होता तो क्या बन जाता, MgOH होल ट्वाइस, यही बन जाता। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 तो OH पे 2 आ गया, और OH की वैलेंसी कितनी, तो मैग्नीशियम पर क्या आ गया, 1 आ गया। ये सीखना, ये चीजें आ गई बस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैं कैसे बता रहा हूँ, अलग अलग नहीं होता, आप हर चीज को अलग अंदाज में देखते हो, हर एक चीज को अलग अलग उससे देखते हो, ये सब एक है। एक रिएक्शन सीख ली मतलब हजारों लाखों में रिएक्शन सीख, ये सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। एक रिएक्शन पे कमांड करना मतलब हजार लाख रिएक्शन सीख जाना, है ना, कि वो जैसे कोई भी आएगा। हाइड्रोलिसिस एक कौन होता, हजारों लाखों होते हैं हाइड्रोलिसिस जो होता, है ना, सब हाइड्रोलिसिस सीख गए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर रेपिडली बस सोचा जाता है, आप जैसे बिना वैसे सोचोगे, दिमाग चल ही नहीं रहा कुछ भी, तो ये आपके लिए नहीं है ये सब्जेक्ट, तो फिर है ना कुछ और करो, है ना, जिसमें चलाना दिमाग, ये चलाना नहीं पड़ता, है ना, तो जैसा बाकी जगह चलता है दिमाग वैसे चलाया करो तेज तेज, है ना, तो हाँ मतलब जहां पर जैसा चलता हो, है ना। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही एल्युमिनियम बोला इमीडिएटली क्या करो, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, कि कुछ देर ऐसा करोगे तो आदत में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, हाँ वैलेंसी कितनी, फार्मूला AlOH होल क्लोराइड, मतलब कोई भी रिएक्शन हो जाएगी इसमें। अच्छा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, हाँ जल्दी से बोलो फार्मूला, Al2, ये था, कहां से रखना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री में एल्यूमिना। एल्यूमिना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फार्मूला होगा Al2O3, याद नहीं करना है, वहां पर एक चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ो, वो सारे खत्म, ऑक्साइड सारे ऐसे ही हो गए अब, है ना। आप दूसरे तरीके से सोचता हूँ, ये तो इतनी बातें करी तब, अब नहीं करते तो क्या, केमिस्ट्री में ऑक्सीजन को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा गया, उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु जो था वो कहा गया। केमिस्ट्री के अंदर ये माना गया कि ऑक्सीजन किसी को भी, ये सबसे केमिस्ट्री में पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स को अगर पता किया जाए कि कौन है केमिस्ट्री में, तो 6 एलिमेंट्स को केमिस्ट्री में सबसे ताकतवर, सबसे को ताकतवर जिसको कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग जिसको कह रहा हूँ, इसको केमिस्ट्री कहती है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हिंदी में उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु। ये ऋण विद्युतीय परमाणु का मतलब होता है, ऋण विद्युतीय का मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्ट टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं पर भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। पढ़ेंगे इसमें हम और डिटेल के अंदर उसको। तो सबसे ताकतवर अगर कोई है तो 6 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सबसे ताकतवर, ये सबसे ताकतवर, इनके आगे कोई नहीं लगता पूरी केमिस्ट्री के अंदर, सब डरते हैं इनसे। कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ये क्या है सबसे, अब ये सबसे बड़े ताकतवर है, अब सबसे ज्यादा ताकतवर है तो अपनी ताकत किस पे दिखाएंगे, सबसे कमजोर पर, और केमिस्ट्री का सबसे कमजोर होता है हाइड्रोजन, इसलिए इन 6 को जब जब जहां जहां हाइड्रोजन आता है कोई ना कोई, है ना, वो मंदिर के घंटे की तरह बजा के जो था वो चला जाता है, मतलब जहां जहां क्या मिला, हर एक जो था, फ्लोरीन को मिला उसने अट्रैक्ट कर दिया, छीन के ले गया किसी से भी, फ्लोरीन को जहां मिला घूमता फिरता हाइड्रोजन उसने पकड़ा छीना अपने साथ लेकर बदलते बना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप इसको ऐसे याद रख लो कि अब ऑक्सीजन को जब जब हाइड्रोजन मिलेगा, जब जब हाइड्रोजन मिलेगा वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन उसको क्या नहीं कर सकता, अपोज नहीं कर सकता, उसका विरोध नहीं कर सकता। अब ये दूसरा तरीका था समझाने का कि ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़कर कुछ भी केमिस्ट्री पढ़ो, वो अप्रोच बदल दिया यहाँ पर। इनऑर्ग जो पहले बता रहा था वो एक खास बात बस हाइड्रोक्साइड को बता रहा था, अब ऑक्सीजन की के पूरी रिएक्शंस कैसे याद रखी जाए वो बता रहा था कि इस तरह से सोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। हाँ तो क्या कहा, कौन किसको अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, रीजन समझ में आ गया। तो इसको ने अट्रैक्ट किया किसको, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया OH, ये भी क्या बन गया OH, है ना। अब वो दूसरा कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, सोडियम, सोडियम, सोडियम पे चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है, दिख नहीं रहा लेकिन मालूम है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज, और OH पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और बचपन से पढ़ते हुए आए टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन में सोडियम ने OH को जो था वो क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर लिया, और क्या बन गया NaOH। बैलेंस तो बाद में करते रहते हैं, 2 सोडियम, ये 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन,
2 हाइड्रोजन, क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस ग्रुप के सारे मेंबर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, तो इनके जितने भी ऑक्साइड होते हैं वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड देते हैं, OH देते हैं, और दुनिया में वो हर वो कंपाउंड जो OH बनाएगा, जो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वो बेसिक नेचर का होगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा, वो एल्कलाइन नेचर का होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, इसलिए पहले मान लिया कि मेटल है, फिर जब इनकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाया, इन ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देखा, डिसॉल्व करने के बाद ये OH बना रहे थे, हमने कह दिया बेसिक नेचर के भी हैं, इन्हीं दो कैरेक्टर के बेसिस पे कह दिया एल्कली मेटल्स, इसलिए इनको कह दिया क्षारीय धातु। आ गया रीजन समझ में? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, जो भी लिख लें, दोनों लिख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। Collectively called as alkali metals because oxides of these elements give hydroxide ion, hydroxide दे रहा है OH, give hydroxide ion on dissolving in water, मतलब इनके ऑक्साइड को जब वाटर में घोला जाएगा तो ये क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड OH देते हैं, इसलिए क्या कहा गया? एल्कली मेटल। जो बात कही अगर उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना तो ये लिख लो। अब इसको देखकर सब कर सकते हो ना। लिथियम होता तो Na की जगह और फेल आई, कुछ चेंज करते क्या? नहीं। ये सोडियम, पोटेशियम होता तो Na की जगह नहीं है, मतलब ग्रुप के सबके सब यही रिएक्शन करेंगे। तो हम किसी भी ग्रुप में जब केमिकल प्रॉपर्टी किसी एक आध को पढ़ लिया जाएगा, अब जब बाकी सब करेंगे तो सब ऐसे ही रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन लिखा। अब सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को क्या कहा गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला मेटल क्यों कहा, रीजन समझ गए। अब सेकंड ग्रुप के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करते हैं, इसलिए मेटल कहा गया। एल्कलाइन का वही रीजन जो इनका, उनके भी ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर OH हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए एल्कली वर्ड। अर्थ क्यों शब्द इस्तेमाल किया गया, मृदा शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? कि मिट्टी को अगर गलाएं तो 2 रीजन दिए जाते हैं आपके बुक्स में। कहा जाता है कि अर्थ का जो अपर क्रस्ट है उसमें जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स होंगे वो इसी ग्रुप से लिए गए, इसलिए अर्थ शब्द इस्तेमाल किया गया। दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि जिस तरह आप मिट्टी को कितना ही गर्म कर लें, एक मिट्टी कंटेनर में मिट्टी लें, अर्थ से कोई मिट्टी कलेक्ट करें और उसको कितना ही गर्म करें, लेकिन क्या वो डिकम्पोज होती है? क्या वो टूटती है अपने कंपोजिशन, अपने कंपोनेंट में जिससे वो मिलकर बनी, है ना? क्या उसमें टूटती है? नहीं टूटती। तो मिट्टी को कितना ही गर्म किया जाए, है ना, वो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, उसका विघटन नहीं होता। इसी तरह केमिस्ट्री में सेकेंड ग्रुप के जो ऑक्साइड है वो हाई टेम्परेचर पर भी डिकम्पोज नहीं होते, मिट्टी की तरह टूटते नहीं है मिट्टी की तरह। इसलिए केमिस्ट्री में यहाँ कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया? अर्थ शब्द जो था वो इस्तेमाल किया गया, मृदा शब्द जो था वो इस्तेमाल किया। सेकेंड लिख लीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप, नेक्स्ट पॉइंट, elements of second group are collectively called as alkaline earth metal. Elements of second group are collectively called as alkaline earth metal, alkaline earth metal.
द्वितीय समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा, एक रिएक्शन करके बताओ यही वाली, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, ये रिएक्शन कर लो। एक मैग्नीशियम अभी सोडियम के साथ करी थी, मैग्नीशियम के साथ कर लो। क्या लिखा है, द्वितीय समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। द्वितीय समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। द्वितीय समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। बन गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, O2 क्या बनेगा, MgO। क्यों, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो दोनों पर अप्लाई नहीं हुई, बैलेंस कर लें 2, ये 2, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। आप फार्मूला बोलो क्या होगा, MgOH होल ट्वाइस। ये क्यों आया समझ में आया, OH की वैलेंसी 1 इसलिए मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 इसलिए OH पे है। कोई डाउट तो नहीं है, ये लिख लो उसके नीचे जो बात कही रीजन उसका। ये बता रहा था, ऐसे ही डिस्क्राइब करते जाऊंगा, डिटेल में ही दूंगा। इसमें केमिस्ट्री के अंदर आपको केवल रीजन नहीं बताना था, ये बस इसमें लिखना था, लेकिन रीजन नहीं बताऊं बोलता जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इसमें जो अननेसेसरी के रीजन जो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ आपके टॉपिक में यहाँ नहीं है, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाद में फिर पढ़ना है। इसी चैप्टर में एक चैप्टर और है एस ब्लॉक एलिमेंट्स करके, जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो वहां आपका काम आसान होगा। वहां पर मैं बहुत आसानी से दिखा दूंगा, वहां पर भी यही नोट कराऊंगा, लेकिन वहां रीजन पहले ही समझा चुका हूँ आपको, तो इसलिए जहां पर जो आता जा रहा है वो समझाता जा रहा हूँ। थैंक यू।